हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था जो एनसीईआरटी बुक का ही है, और ये है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। तो ये है C8H8O। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पहले हम देख लें बेटा। C8 ये हो जाएगा C8H8O forms an orange red precipitate with DNP reagent। तो DNP reagent के साथ क्या दे रहा है, ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है। मैंने आपको बार बार स्ट्रेस देके, फोर्स देके कहा है, पॉइंट आउट करके कहा है कि ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डीएनपी रिएजेंट के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, तो हमको ये कंफर्म हो जाता है कि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। लेकिन बस हमको इससे खाली एक इंफॉर्मेशन मिलती है डीएनपी रिएजेंट से कि डीएनपी रिएजेंट के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट आना मतलब उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप है। gives yellow precipitate on heating with, और फिर ये क्या बोल रहा है, gives yellow precipitate heating with NaOH and iodine, NaOH plus iodine, यानी ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया। रीड करो बेटा, ये तो लिखा हुआ है। gives yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide। तो ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो इसका मतलब हमारा ये क्लियर हो गया कि अब हम एक स्टेप और आगे आ गए। अब इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन एक CH3 तो होना ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिथाइल कीटोन ही यानी CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O। ये अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब नहीं है। यानी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ R की वैल्यू H हो सकती है, CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है, कोई एरोमेटिक रिंग हो सकती है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हो गया, लेकिन ये होना ही चाहिए। तो हम देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है और जिन्होंने प्रॉपरली लर्निंग की है, उसको अच्छे से समझा है। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला C8H8O डीएनपी रिएजेंट के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो मैं कंफर्म हो गया कि मेरे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। फिर बोल रहा है कि ये NaOH प्लस I2 के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप की एक वैलेंसी हमारी किससे सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो मैं एक स्टेप और आगे आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे को और आगे बढ़ते हैं। इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंट और फेलिंग रिएजेंट। तो ये नाइदर रिड्यूस टॉलेंट और फेलिंग रिएजेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंफर्म है, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड तो है ही नहीं। ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर कर रही है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। नो रिएजेंट एंड नो डज नॉट इट डीकलराइज इधर आ गया बेटा, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड बेयर्स। देखो, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है,
देखो जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, या ब्रोमीन सॉल्यूशन जो CCl4 में बनाते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ब्रोमीन वाटर को या बेयर रिएजेंट को डीकलराइज करते हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि उसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब कहने का मतलब या तो उसमें एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है या एल्काइन है। तो इसका मतलब ये जो सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज से ये क्लियर हो गया कि ये टॉलिन और फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देता है। मतलब मेरे इस कंपाउंड के अंदर कीटोन ही है और कोई एल्कीन या एल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये होता कि ये डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को और बेयर रिएजेंट को, अगर ऐसा लिखा होता तो मैं यहां लिखता कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप के साथ साथ या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। पर इसने साफ मना कर दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉलिन फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, यानी टॉलिन और फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं देता है, मतलब कीटोन हो गया। साथ में ये ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट के कलर को भी चेंज नहीं करता है, डीकलराइज नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें न एल्कीन है, न एल्काइन है, नहीं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और नहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। चलो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चल रहा है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, यानी it gives a carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब हम इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं, ड्रास्टिक मैंने आपको बता रखा है कि इसका जब हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। क्रोमिक एसिड क्या होता है? CrO3 प्लस H2SO4। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया इसकी जगह हम एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम एसिडिक K2Cr2 भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक लेना है। तो इसने कौन सा लिया है? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का मतलब CrO3 प्लस H2SO4। तब यहां पर ये क्या बोल रहा है? C7H6O2 बनता है, यानी 8 कार्बन से 7 हो गए, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया। तो मैंने आपको बताया था कि CO2 कब निकलता है? जब मिथाइल ग्रुप टूटता है। वो लास्ट क्लास में मैंने क्लियर कर रहा हूं, और भी अभी रुको। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B एंड एक्सप्लेन देयर एक्शन इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया बेटा। अब जब ये क्वेश्चन हो गया तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन भी आ गया, और साथ में दो इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है कि कीटोन है और मिथाइल कीटोन है। ये कीटोन है, इससे हमको मालूम पड़ा कीटोन है, इससे मालूम पड़ा मिथाइल कीटोन है। अब हमारे को अपना माइंड लगाना है कि C8, तो हमारे पास देखो C, अब हम किस तरह से दिमाग लगाएंगे वो देखो आप। तो ये तो हमारा कीटोन हो गया, क्लियर है। इसका मतलब हमारे पास ये वाला मिथाइल कीटोन है, यानी ये वाला ग्रुप तो होना ही है। अब मेरे पास क्या है? अब हम किस तरह से माइंड लगाएंगे? C8H8O, यानी एक ही ऑक्सीजन है, यानी वो एक से। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूं? 2 कार्बन माइनस कर दूं, तो मैं ना, ये वाला ग्रुप तो होगा ही, इसमें ये वाला ग्रुप होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, इसके अंदर हमको ये क्लियर है, ये तो है ना, ये तो कंफर्म हो गया कि ये है ही। तो अब अगर अपन देखें तो इसमें से माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? 2 कार्बन माइनस करूंगा, एक ऑक्सीजन माइनस करूंगा, और 3 हाइड्रोजन माइनस करूंगा। इस कंपाउंड में से क्या करूंगा मैं? अच्छा, उधर दिख नहीं रहा है, मैं वापस लिख देता हूं। देखो बेटा, ये है C8
H8O, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो है ही, ठीक। अब मैं बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, अब इस स्फीयर की, अब ये स्फीयर, अब ये हमको यहां पर क्या लगाना है, ये हमको पता लगाना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इसकी वैल्यू ऐसे निकालूंगा ना बेटा, ये देखो मेरे पास है C8H8, ये फॉर्मूला है। इसमें से क्या माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं 2 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन तो इधर ले लिए मैंने, इसके ही तो हैं ये 2 कार्बन। माइनस कर दूं 1 ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, माइनस कर दूं 3 हाइड्रोजन। तो जब 2 इसमें से मैं, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो अब क्या बचा बेटा, देखो जब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा, अपने आप आएगी, ठीक है। 2 कार्बन माइनस कर दिए तो ये हो गया C6, हो गया। 3 हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो C6H5, तो ये अपने आप स्ट्रक्चर आया, देखो आया ना। क्या किया मैंने इसमें से C8H8O में से ये वाला ग्रुप कंफर्म हो गया है, तो ये हट लगा दिया। और अब बताओ ये क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये गिवन था, इसमें इस मॉलिक्यूल में ये ग्रुप तो ऑलरेडी है, ये कंफर्म हो चुका है। C8H8O में ये ग्रुप तो है ना, ये ग्रुप तो है। तो अब बाकी बचा हुआ क्या रह गया, तो हम क्या करें, C8H8O में से 2 कार्बन हटा दें, 1 ऑक्सीजन हटा दें, 3 हटाए, तो क्या बन गया, C6H5, फिनाइल ग्रुप बन गया। यानी हमारे पास क्या आ गया, C6H5 एसिटोफिनोन आ गया। क्या आ गया बेटा, एसिटोफिनोन आ गया। अब जब एसिटोफिनोन आ गया, ठीक है बेटा ध्यान देना, एसिटोफिनोन आ गया, तो अब मेरे पास हमारा आंसर आ चुका है, C6H5COCH3। अब ये इस कंपाउंड का नाम एसिटोफिनोन है। अब देखो, अब इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम। अब मॉलिक्यूल हमारे सामने आ गया, तो अब पहली रिएक्शन क्या है, डीएनपी रिएजेंट के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन नंबर 1 डीएनपी रिएजेंट, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरा हो गया एसिटोफिनोन, ये मेरा एसिटोफिनोन, जिसको मैं बोल रहा हूं C8H8O। अब इसको मैं डीएनपी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करूं, तो ये रहा डीएनपी रिएजेंट 2,4, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दोनों ये निकल जाएंगे और प्रोडक्ट ये आ जाएगा। C डबल बॉन्ड CH3 और इधर N आ गया, NH, उसने कहा रिएक्शन ये इन्वॉल्व कर दिया हमने। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, डीएनपी रिएजेंट है, तो यहां पर 2 NO2 भी लगेंगे। ये तो था फिनाइल हाइड्रोजन, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। कुल मिला के ऑरेंज रेड कलर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बन जाता है ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ये बन गया हमारा ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। ये हमारी रिएक्शन हो गई। फिर ये बोल रहा है ये एक रिएक्शन हो गई। अच्छा, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट रिएक्शन। अब मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ये फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर दी। सेकंड बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट। सेकंड बोल रहा है क्या करना है, सेकंड रिएक्शन, 3 रिएक्शन दे रखी है। सेकंड रिएक्शन में इसने कहा है कि जब हम इसको किसके साथ हीट करते हैं, जब हम इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं, NaOH और I2 के साथ, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है ये। तो मैंने क्या कहा था, ये वाला मिथाइल ग्रुप अलग होता है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप अलग होकर क्या दे देगा,
ये वाला मिथाइल ग्रुप अलग होकर CH3 दे देगा, आइडोफॉर्म दे देगा। ये हो गया मेरा हमारा येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म का। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। देखो ये सारी रिएक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई है। और ये देखो COO Na और प्लस H2O प्लस NaI। आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन बन गई। और थर्ड रिएक्शन दे रहा है कि इसका ड्रास्टिक कंडीशन में इसका क्या करना है। ड्रास्टिक कंडीशन में इसका हमने ऑक्सीडेशन करना है, तो हमने इसका ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन किया। जब हमने इसका ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन किया तो इसमें क्या होता है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, जिसको हम CrO3 प्लस H2SO4 भी लिखते हैं। और क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, वैसे क्लियर कर दूं तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि एरोमेटिक रिंग के साथ ये रेड वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, लास्ट क्लास में भी डिस्कशन में आया था। ठीक है, अब ये तो बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बनाया मतलब एक कम कार्बन वाला, लेकिन ठीक है ये बन जाएगा ये। और अब ये बनेगा 1 कार्बन का एसिड, ये बनेगा 1 कार्बन का एसिड मिथाइल क्या बनता है 1 कार्बन का एसिड। तो 1 कार्बन का एसिड COOH है। तो मैंने क्या कहा, फॉर्मिक एसिड सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आगे ऑक्सीडाइज होकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी, वैसे रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हो रही है। तो मैंने बताया था ना कि फॉर्मिक एसिड बनता है, तो फॉर्मिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। केवल फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, खाली फर्स्ट मेंबर जो है मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का आगे ऑक्सीडेशन होता है, बाकी का नहीं होता है। तो ये हमारी तीनों रिएक्शन हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हो गया C6H5 COOH, जिसका कंडेंस फॉर्मूला आ जाएगा C7H6O2। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन करवाया। तो ये क्वेश्चन बेटा वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनके अपने कोई एक्सक्यूज या नखरे नहीं है। रीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना रटना पड़ेगा, सर ये भी करना पड़ेगा। तो बेटा जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो आप सक्सेस हो। और अगर आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, क्योंकि हर चीज बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो और बिना मतलब रटे भी काम चलता हो, तो मैं भी तो इतने ईयर से पढ़ा रहा हूं, तो ये कुछ चीजें आपको लर्न करनी ही पड़ेगी कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, फेलिंग क्या होता है, टॉलेन क्या होता है, और ये बार बार रिपीटेशन से समझ में आ जाता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। और ये बुक का ही क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैंने अपना क्वेश्चन बनाया। अब अपन डिस्कस करते हैं। अब वापस एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा कंसेप्ट आ रहा है अब। ठीक है, इसमें हमको सब मतलब अब जो आगे वाले सारे टॉपिक हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग है अच्छी खासी। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो देखो ये बोल रहे हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक नेचर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं CH3CHO की बात कर रहा हूं। तो CH3CHO एसिड एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड हो गया। या छोड़ो एसिड एल्डिहाइड, कोई भी कॉमन एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, R ले लो। R की वैल्यू CH3 है, C2H5 है। अब ये हो गया ये हमारा हो गया बेटा एल्डिहाइड। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, यानी ये रेड वाला कार्बन, ये वाला हमारा कार्बन हो गया। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन एटम, दिस इज द अल्फा कार्बन एटम।
और अब यहां पर ये जो दोनों हाइड्रोजन हो गए, ये जो दोनों हाइड्रोजन हो गए, ये इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं, अल्फा एच एटम। अब क्वेश्चन ये है कि ये अल्फा एच एटम एसिडिक नेचर का है, तो क्यों है? तो मैंने आपको बार बार कहा है कि CHO ग्रुप, CHO ग्रुप बोलूं चाहे CO ग्रुप बोलूं, ये ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट तो -I होता है, रेजोनेंस -R होता है, जिसको यानी कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये ग्रुप क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेन, यानी ये ग्रुप आसपास वाले हाइड्रोजन्स की एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होंगे और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो आसपास वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं अब डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो पहले तो हमको ये बताना है कि अल्फा एच एटम एसिडिक नेचर का क्यों है। तो अल्फा एच एटम एसिडिक नेचर का इसीलिए है क्योंकि हमारा कीटोन ग्रुप हो चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप का बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर और रेजोनेंस इफेक्ट है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर के, यानी टोटल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ाएगा। फिर मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ईजा फॉर्मेशन क्या होता है। तो ईजा फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कोई चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, कोई स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना, ईजा फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कोई स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी जल्दी बनेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। तो यहां पर क्या हुआ कि जो अल्फा एच एटम है वो बेसिक मीडियम में एज H+ आयन रिलीज होता है। बेसिक मीडियम में, वाटर में तो रिलीज नहीं होता है लेकिन बेसिक मीडियम में होता है। तो देखो कैसे होता है। तो पहले तो मैं एक कॉमन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। ये अल्फा एच एटम है हमारे, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, H है। अब इसके -I और -M इफेक्ट की वजह से -R और -M इफेक्ट एक ही बात है बेटा। ये जो ओके, तो देखो अब अगर मैं इसका H+ आयन अलग कर दूं, इसका H+ आयन जब मैं अलग कर दूं, यानी ये जो अल्फा एच एटम है, ये एसिडिक हो गया। ठीक है, तो कोई भी जैसे बेस है, तो बेस का जो OH- आयन है वो इसके साथ रिएक्ट करके और इसका ये वाटर बना लेता है। तो अगर मैं अभी जस्ट ये देखो, और H+ आयन रिलीज हो गया, यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको मैंने एज H+ आयन अलग किया। तो जब H+ आयन अलग करूंगा तो जो अल्फा कार्बन है मेरा, जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आते ही क्या हो जाएगा, ये अब
C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ रेजोनेंस शो करेगा। अब जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ इसने रेजोनेंस शो किया तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया और नेगेटिव चार्ज यहां आया तो पॉजिटिव यहां ऑलरेडी नेगेटिव यहां है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर ये पाई बॉन्ड इधर बन गया। तो होता ये है कि जब अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एज ए H+ आयन निकलता है, ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो इसीलिए क्या होता है, ये कार्बन आयन इजीली बन जाता है। यानी मैं ये कहूं कि ये जो बेस है, इस बेस से ये इजीली OH- आयन रिएक्ट करके क्या रिलीज कर लेता है, वाटर रिलीज कर देता है, ठीक है। और तो बेसिक मीडियम में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा H एटम बेस के OH- से रिएक्शन करके वाटर बना लेता है और कार्बन आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, और इस कार्बन आयन में रेजोनेंस हो जाता है और इसके दो रेजोनेटिंग है। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम कार्बन आयन है, सेकंड रेजोनेटिंग का इनोलेट आयन है। यहां पर दोनों के नाम भी दिए जाते हैं। इनोलेट आयन क्योंकि कार्बन आयन है और इनोल है, C डबल बॉन्ड C OH होता तो इनोल है, ठीक है। क्योंकि हम इस ऑर्गेनिक, अगर हम ये देखो बेटा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनोल, डबल बॉन्ड भी है OH भी है। अब इनोल में से हाइड्रोजन निकाल दो तो इसको इनोलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। इनोल EN का मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब एल्कोहल, इनोलेट आयन, ठीक है। जैसे नाइट्रेट आयन बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं, तो इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। तो कार्बन आयन, और तो इस कार्बन आयन का रेजोनेंस हो जाता है। तो ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये कार्बन आयन जितना बेटा ज्यादा स्टेबलाइज होगा, हम बोलेंगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। यानी ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यहां से H+ आयन उतना जल्दी निकलेगा, क्योंकि इज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अब आपको समझ में आ गया कि अल्फा कार्बन क्यों एसिडिक है। अब ये बात अलग है कि इसमें देखो, यहां इस एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट भी है, ध्यान देना। इस एल्काइल ग्रुप का जो एल्काइल ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, +I, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप क्या रखता है, +I ग्रुप रखता है। तो ये +I ग्रुप इसको अनस्टेबलाइज करता है, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी है, क्योंकि ओवरऑल स्टेबिलिटी इसीलिए है, ओवरऑल स्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसमें, CHO। तो ये एल्डिहाइड का कार्बन आयन है, एल्डिहाइड का है बेटा, ठीक है, ये एल्डिहाइड का है। अब मैं अगर कीटोन ले लूंगा तो यहां पर भी एक HR होगा बेटा, यहां पर भी क्या होगा, एक R होगा, तो यहां पर भी एक R होगा। तो अब यहां पर R आ जाएगा, वो का वही है, और यहां पर भी R आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा बेटा, वही वाली बात है, जैसा आपने देखा H की जगह R आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहले वाला था एल्डिहाइड, पहला वाला था एल्डिहाइड, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन किसके, एल्डिहाइड और कीटोन किसका अल्फा H एटम ज्यादा एसिडिक होगा, तो हमारा क्वेश्चन होगा ये, इसका, ये मोर एसिडिक होगा, एल्डिहाइड का मोर एसिडिक होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो माइनस ग्रुप होते हैं, -I -R, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और प्लस ग्रुप +R +M+I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। तो एल्डिहाइड में तो ये एक ही एल्काइल ग्रुप है बेटा, ठीक है। तो इस वजह से ये एल्काइल ग्रुप पूरी कोशिश करता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम करने को, लेकिन CO की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें बरकरार रहती है। अब यहां पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ तो है, लेकिन यहां पर 2 +I एल्काइल ग्रुप है,
और 2+I एल्काइल ग्रुप होने की वजह से इनका जो ये अल्फा H एटम है वो थोड़ा लेस एसिडिक हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो अब आपको कोई पूछे, अगर आपको कोई पूछे कि अल्फा H एटम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के एसिडिक होते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस होते हैं। रीजन देंगे कार्बोनिल ग्रुप का -I और -M इफेक्ट है, और जब बेस डालते हैं तो बेस का OH अल्फा हाइड्रोजन को एज H+ आयन एब्जॉर्ब करके वाटर बना लेता है। इसको ये H+ आयन ये ले लेता है और वाटर बन जाता है, और कार्बन आयन बन जाता है, जो कार्बन आयन में रेजोनेंस हो जाता है। तो इसीलिए ये इजीली H+ देके और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका अल्फा H एटम ज्यादा एसिडिक है? तो हमारा आंसर होगा एल्डिहाइड का ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप होता है, जबकि कीटोन ग्रुप में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। कीटोन में क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से पूरी होती है, और हमेशा याद रखो एल्काइल ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये रट लो बेटा, क्योंकि तो बार बार काम आता है। और वैसे मैंने कभी नहीं बोला कि कंसेप्ट को रट लो, लेकिन इसीलिए कभी कभी बोलना पड़ता है कि कुछ बच्चे कंसेप्ट भूल चुके होते हैं या उनका 11 का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब बोलना पड़ता है मेरे को। बाकी मैंने जीओसी के अंदर ये सब डिटेल में पॉइंट पढ़ा रखे हैं 11 के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉब्लम नहीं आने देता हूं, जिसका 11 क्लियर नहीं है तो भी उसको हेल्प करता हुआ चलता हूं मैं। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो अल्फा H एटम्स हैं किसके? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के एसिडिक हैं। एल्डिहाइड के अल्फा H एटम ज्यादा एसिडिक है, बस ये ध्यान, ये कंपैरिजन के लिए बताया मैंने। अब इसकी वजह से इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, तो है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा H एटम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस बोर्ड एग्जाम्स में इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बने हुए हैं, फ्रिक्वेंटली, बहुत बार तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में लगातार 2-2, 3-3 साल आता रहता है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर नहीं आया हुआ है तो इस साल तो 100% आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? बेसिकली ये अल्फा H एटम का रिएक्शन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, क्योंकि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा H एटम है। तो इसमें ये देखो, यहां पर 2 मॉलिक्यूल CH3CHO, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और रिएजेंट, डोनर और एक्सेप्टर दोनों ही एल्डिहाइड होते हैं, या दोनों ही कीटोन होते हैं, या दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। सीधी बात है, इसमें दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। जैसे CH3CHO कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये दूसरा वाला देखो बेटा। अब मैं थोड़ा लिखने का तरीका मेरा ऐसा है कि आपको समझ में भी आ जाए। ये अब दोनों एसिड एल्डिहाइड है। अब जब हम इस एसिड एल्डिहाइड को बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, डाइल्यूट KOH ले लेंगे, डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस 2 ले लेंगे, इसकी जगह डाइल्यूट KOH ले लेंगे। कोई भी बेसिक मीडियम में रखना है। मैंने क्या कहा? अल्फा H एसिडिक नेचर बेसिक मीडियम में शो करता है, इसीलिए यहां बेसिक मीडियम देना है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को बराइटा वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराइटा वाटर। डाइल्यूट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम बराइटा वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, याद रखना है तो रख लो, लेकिन वो आपकी इच्छा बेटा। हाँ, अब यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर होता ये है, अगर मैं सिंपल तरीके से चलूं तो बेसिक मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो, ध्यान से देखना, ये वाला पाइप, ये वाला ये इस तरह से गया, तो ये इस तरह से गया, ध्यान से देखना इसको। CH3CHO, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, CH2CHO माइनस,
H+। ठीक है, अब यहां पर ये वाला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा अल्फा H एटम है जो किस तरह से रिलीज, और ये है एसिडिक नेचर का, जो मैंने अभी बताया, ये है एसिडिक नेचर का, तो ये H+। अब होगा क्या, ये तो इस पे अटैक करता है, यानी ये तो ये जो अटैक कर रहा है वो क्या, किस तरह से एक्ट कर रहा है, ध्यान देना बेटा, ध्यान से देखो। एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी ये इसको हम बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, डोनर होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और दूसरा एक्सेप्टर होता है। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, कार्बोनियम आयन है, तो ये क्या करता है, ये क्या है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इसमें ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, यानी दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, लेकिन एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एक एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एक इथेनॉल एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और दूसरा डोनेट कर रहा है। तो अब जब ये और ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस और ये H, ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोनियम आयन को देके, और ये बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, अब ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। तो अगर मैं इसका IUPAC नाम की बात करूं तो ये 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और ये एल्डोल है। इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख लो इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल को मिलाकर इस कंपाउंड को, इन कंपाउंड्स को जनरली हम एल्डोल कह रहे हैं, जैसे इनोल, फिनोल, एल्कीन, एल्केन, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। तो यहां एल्डोल बन गया बेटा ये। अब यहां पर यह भी समझ में आ गया कि इसमें दो कार्बोनिल जो मॉलिक्यूल हैं, इनमें से एक होता है एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और जो एक देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको बोलेंगे डोनर। यानी यहां पर जैसे मैंने एसिड एल्डिहाइड को, समझो बेटा, मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया, एसिड एल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH डाल दिया, रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें से एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला होगा, जो कि आपने यहां देखा और मैंने यहां बहुत अच्छे से समझा भी दिया, और दूसरा होगा डोनर हो जाएगा। तो एक्सेप्टर और डोनर दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर, अच्छा यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, इन एल्डोल्स को जब हम हीट करते हैं, अगर कहे कि इसको आप हीट करो, तो ये देखो यहां CH2 है, तो CH2 की जगह मैं H लिख रहा हूं, CH2 की जगह H लिख रहा हूं, और जब मैं इसको हीट करता हूं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ये कंपाउंड बन जाते हैं। अगर वो हीट करने को कहे, एल्डोल को हीट करने को कहे, तो आप ये बनाओगे और वाटर निकल जाता है। और अगर इसका ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, क्योंकि मैंने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं,
फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना पड़ता है। ये अल्फा नहीं है, इट इज नॉट अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा नहीं है। अल्फा कार्बन तो ये है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं। तो ये इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड, जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया था कॉमन नेमिंग लर्न करने का। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक। और इसका ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम, और इसका जो IUPAC नेम है वो देख लेते हैं। तो IUPAC में तो फिर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो ये देखो ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल और ब्यूट टू इन 1 अल, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो ये ब्यूट टू इनल है या ब्यूट टू इनल है, ठीक है, ब्यूट टू इनल है या ब्यूट टू इन 1 अल है। तो बुक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट इथेनल टू ब्यूट टू इनल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटिनल, ठीक है। तो अगर ये आ जाए 2 ब्यूटिनल या ब्यूटिनल कैसे बनाएंगे, ब्यूट टू इनल कैसे बनाएंगे, तो एल्डोल कंडेंसेशन से। अब इस कन्वर्जन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करें कैसे। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों मॉलिक्यूल लिए हैं उसका डबल हो गया नंबर ऑफ कार्बन। जैसे देखो यहां हमने हमारे पास रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट के अंदर कार्बन काउंट करूं तो 2 है, 2 का 4 हो गया, यानी दोनों मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो कार्बन उसके और उसके ऐड हो जाएंगे, इसमें 2 कार्बन इसमें 2 कार्बन, तो प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, 4 कार्बन का, 1 2 3 4। तो एकदम डबल हो रहा हो तो समझ लेना एल्डोल है। अब एक और करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन। तो ध्यान देना, अब इसमें जैसे मैंने ये लिया प्रोपेनल ले लिया, अब 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनल ले लिए और इसको डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट बनाना है। तो अब मैं, आप जो स्टूडेंट मेरी क्लास देख रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वीडियो को पोस्ट करके पहले ये रिएक्शन आप खुद रजिस्टर में लिखो, करके देखो और फिर उसको मैच करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब स्टूडेंट गलती करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, तो उनको अपनी मिस्टेक समझ में आएगी, वो एग्जाम में नहीं करेंगे। चलो वीडियो पोस्ट करके करो। यस, अब मैं होप करता हूं कि आपने रिएक्शन कर ली है। अब मैं जब जो सॉल्यूशन लिख रहा हूं वो सॉल्यूशन देख नहीं रहे हो, आप चेक कर रहे हो। अब आप चेक कर रहे हो, देखो जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है ना, तो उसको उसकी गलती समझ में नहीं आएगी और वो एग्जाम में गलती करेगा। तो कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि सर हम सीधा ही है ना एग्जाम में ही गलती कर लेंगे, अभी हमारे से नहीं हो रहा है, अभी तो हम खाली आपके सॉल्यूशन देख लेंगे जो आप देख रहे हो, जो गलती होनी होगी वो सीधा एग्जाम में हो जाएगी, क्या होगा, थोड़े मार्क्स ही तो कम आएंगे। मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा, ठीक है, अब तो वो उनकी इच्छा है बेटा। हाँ, अब ये देखो यहां पर ये बॉन्ड यूं टूट गया, ये प्लस और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि क्या हो है, क्योंकि देखो यहां पर अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, तो हमको अल्फा H एटम से मतलब है, हमको बीटा H एटम से मतलब नहीं है। अब मैं बता दूं क्लियर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है,
लास्ट टर्मिनल हाइड्रोजन ले लेते हैं, तभी तो मैंने कहा था कर लेना एक बार। अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये H प्लस निकलेगा, ये O माइनस है, तो यहां पर ये वाला H प्लस आके जुड़ेगा और यहां पर ये आके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO और ये वाला H इधर, ये वाला H इधर और ये वाला और ये कंपाउंड, ये वाला एल्डोल बनेगा बेटा, ये वाला एल्डोल बनेगा। तो इसमें ये वाला एल्डोल बनेगा, ठीक है। अब सीधी बात है, जब आपने ये वाला एल्डोल बनेगा और अगर अपन हीट करेंगे तो ये जो CH है इसको यूं कर लो, हीट करेंगे तो अदरवाइज वहीं पे रुक जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH। अगर हीट करने को कहा है तो, नहीं तो बस एल्डोल पे ही रुकोगे। और ये बन गया हमारा अल्फा बीटा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आया, तो देखो बेटा ये अल्फा H एटम है ना, तो अल्फा H एटम ही तो एसिडिक होगा, तो ये अल्फा H एटम ही तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर प्लस आएगा। ये वाला हाइड्रोजन थोड़ी यूज करेंगे क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज इस पे थोड़ी डिलोकलाइज होगा, ये है ना आपस में बॉन्डेड, तो इनमें रेजोनेंस तो इनमें बनेगा। और इसी तरह से ये अपन ने जब C किया तो यहां पर C प्लस आया और यहाँ O माइनस आया, तो अब यहां पर ये आ गया, ये यहां आके जुड़ेगा और ये यहां आके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम ये एल्डोल कंडेंसेशन है। इस तरह से आप दो प्रोपेनॉन को लेके करो, दो प्रोपेनॉन को ट्राई योर सेल्फ, CH3CO CH3 CH3CO CH3 कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना एल्डिहाइड्स का आता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मैंने, एल्डोल कंडेंसेशन इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्कलाइन, ठीक है। अब NaOH ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, BaOH whole twice 2 ले लो, टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रेस्पेक्टिवली। बीटा हाइड्रोक्सी तो बने थे, ठीक है ना, जैसे अगर आप देख लो CH3 CH2 CH, ठीक है, जो प्रोडक्ट बने थे उनको देखना, अल्फा बीटा, तो बीटा कार्बन पर क्या आया था, बीटा कार्बन पर OH आया था, ये बना था ना। ये, ठीक है, तो ये अल्फा और ये बीटा, जब हीट करेंगे तो यहां से ये, तो ये बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैंने कहा ना दो कीटोन, अब आप खुद रिएक्शन करो बेटा। अब अगर आप दो कीटोन्स की रिएक्शन करोगे तो एक कीटोन तो एक्सेप्टर होगा और दूसरा कीटोन डोनर होगा। दूसरा कीटोन क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये H इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यूं जाएगा और ये बॉन्ड यूं जाएगा, ठीक है। तो ये H प्लस इधर आ जाएगा, ये C माइनस इधर आ जाएगा, तो आप देख लो क्या बन गया, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, और ये अल्फा डैश, ये तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया जो एल्डोल बन गया। तो ये बोल रहा है, अब इसको पॉज करके अच्छे से रीड कर लेना, लेकिन रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कैसे करनी है हमको। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन डू नॉट undergo aldol condensation since they do not contain an alpha hydrogen atom। यानी ये देख लो बेटा, जैसे ये HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये क्या नहीं देगा, ये फॉर्मल्डिहाइड अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब अगर मैं बात करूं बेंजल्डिहाइड की, तो ये रहा बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO,
ये देखो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये सी, ये सी एच, ये सी एच, ये सी एच, ये सी एच, और ये तो पाई बॉन्ड आ गया। तो ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, यानी बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन पे अल्फा एच एटम नहीं है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि जब तक बेंज अल्फा एच एटम नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आयन बनेगा नहीं, नेगेटिव आयन बनेगा नहीं तो ये डोनर की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो ये जिनमें अल्फा एच एटम नहीं होते वो डोनर की तरह एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा एच एटम ही तो एसिडिक है, वही तो H+ रिलीज करके और कार्बेनाइन बना रहा था। बेंजोफिनोन में दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग आ जाएगी, बेंजोफिनोन में क्या आ जाएगी, दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग आ जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो वही है, कार्बन तो यहां पर भी है, कार्बन यहां पर भी, अल्फा कार्बन तो दोनों में है लेकिन अल्फा एच एटम नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन भी नहीं है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा एच एटम नहीं है, जिनमें अल्फा एच एटम नहीं है, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। तो क्या रीजन लिखोगे, अल्फा एच एटम नहीं होगा तो वो डोनर की तरह एक्ट नहीं करेंगे, इस वजह से वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसी तरह से क्लोरल होता है, एक और मॉलिक्यूल क्लोरल जो है वो देखो CCl3CHO, ये भी नहीं देता है क्लोरल, ये क्लोरल हो गया तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। पिवेन एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं पिवेन एल्डिहाइड, पिवेन एल्डिहाइड, पिवेन एल्डिहाइड, क्लोरल, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं क्योंकि इनमें अल्फा एच एटम नहीं है, तो ये डोनर की तरह एक्ट नहीं कर सकते, ये रीजन लिखोगे। अब हम आगे आते हैं, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट between two different aldehyde or ketones is called cross aldol condensation. If both of them contain alpha H atom, it gives a mixture of 4 products. ये हमको mixture of 4 products देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया CH3CHO और दूसरा ले लिया CH3CH2CHO। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज हो जाती है, यहां पर क्या हो जाती है बेटा, 4 पॉसिबिलिटीज हो जाती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देखो कैसे, अब मेरे पास जो है, हम कोई 1 मॉलिक्यूल थोड़ी लेते हैं, 1 मोल लेते हैं। तो मेरे पास अगर 1 मोल मैंने CH3CHO लिया है, यानी 6.02 तो मैंने यह लिया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल CH3CHO के, और CH3CH2CHO के भी इतने ही लिए हैं। तो कोई 2-4 मॉलिक्यूल थोड़ी हैं। अब अपन इसको डाइल्यूट NaOH में रिएक्ट कराएंगे तो देखो कितने एल्डोल बनेंगे, तो देखो कितने एल्डोल बनेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि अब इसमें पॉसिबिलिटी 4 हो जाती है, ऐसे दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, एक बार ये डोनर बन जाए और ये एक्सेप्टर बन जाए, और एक बार ये डोनर बन जाए और ये एक एक्सेप्टर बन जाए। देखो मैंने जो बोला, मैंने क्या कहा, दोनों मॉलिक्यूल ये रिएक्ट कर जाए दोनों। तो पहले तो नॉर्मल बात कर लेते हैं जो मैं कर चुका हूं। ये देखो CH3, ये तो बेटा आपको आता है, ये जो मैंने अभी बताया। अगर 2 एसिड एल्डिहाइड इथेनॉल आपस में रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट NaOH में, ठीक है, डाइल्यूट NaOH में, तो क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा CH3CHOH CH, ठीक।
यानी उस केस के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो इधर जुड़ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा ना, ये माइनस है ये प्लस है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा यूं, ठीक है। और जो आप ये हो गया अल्फा बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, मतलब एल्डोल बन गया। और अगर मैंने ये तो हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या हो जाए, जो भी अभी मैंने बता दिया आपको, CH3 CH2 CHO, और इसमें अल्फा लेना है तो अल्फा तो मेरा ये वाला है, अल्फा कार्बन तो हमारा ये है और इधर अल्फा ये है, ठीक है। तो अब यहां पर भी यही हो जाएगा, ये CH, ये डोनर ये एक्सेप्टर, ये डोनर ये एक्सेप्टर। डाइल्यूट NaOH ले लिया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHOH CH CHO और यहां CH3, ये भी हमारे पास। तो इन दोनों को हम नॉर्मल एल्डोल बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एल्डोल। नॉर्मल एल्डोल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर और डोनर एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक्सेप्टर ये डोनर, ये एक्सेप्टर और डोनर। अब तीसरी बात क्या हो जाती है, तीसरी बात ये हो जाती है, सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये CH3 CH2 CHO। अब इसमें यू भी तो हो सकता है ये डोनर बन जाए यहां, यानी ये तो हिट एंड ट्रायल वाली बात है, जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सारे प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल मैंने कहा ना एक थोड़ी बहुत सारे हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला CH2 इधर और ये इधर, यानी ये यहां एक्सेप्टर हो गया और यहां पर ये क्या हो गया, डोनर हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ना, तो ये डोनर हो गया, मैं बता चुका हूं, बार बार बोलूंगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है और उल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, CH3 CH2 CHO, ठीक है बेटा। और बस अब यहां पे क्लास ओवर करने वाले हैं अपन, और CH2 CHO, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक्सेप्टर और डोनर अलग अलग मॉलिक्यूल है, या एक्सेप्टर और डोनर सेम मॉलिक्यूल है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब इसमें मैंने कहा ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो CH3 CHO है, ये जो CH3 CHO है, ये तो हो जाए एक्सेप्टर और ये हो जाए डोनर। ये हो गया CH3 CH2 CHO, अल्फा ये अल्फा H एटम ये, तो ये अल्फा कार्बन ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर और ये H, तो यहां पर ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHO OH CH CHO CH3। तो ये देख लो बेटा, अब इसमें थर्ड और फोर्थ, इसमें एक्सेप्टर और डोनर अलग अलग है। अब यहां पर एक्सेप्टर प्रोपेनल है और डोनर इथेनल है, और यहां उल्टा हो गया, या एक्सेप्टर इथेनल है और डोनर प्रोपेनल है। तो मैंने कहा ना, दो ये रिएक्ट कर जाएं, दो ये रिएक्ट कर जाएं, एक बार ये डोनर बन जाए और ये एक्सेप्टर बन जाए, और दूसरी बार ये डोनर बन जाए और ये एक्सेप्टर बन जाए। ये देखो थर्ड और फोर्थ से ये चीज क्लियर हो रही है कि एक बार ऊपर वाले रिएक्शन में तो प्रोपेनल एक्सेप्टर है और नीचे इथेनल एक्सेप्टर है। तो अब इन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल मिला के हमारे को कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा? 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। और इन 4 प्रोडक्ट में से 2 नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, 2 नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, पर मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके रखेंगे। कीटोन कैन आल्सो यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। चलो इसको मैं करवा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो दिया नहीं मैंने, जो मेरे को क्वेश्चन देना था मैं भूल गया। तो ये बोल रहा है कि जब हम
इन दोनों के बीच में ये है अपने एल्डिहाइड, ये है बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड और दूसरा CH3CO CH3, इन दोनों को करेंगे तो देखो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा ही, ये तो हमेशा एक्सेप्टर ही रहेगा क्योंकि ये डोनर बन ही नहीं सकता। डोनर कौन नहीं बन सकता? डोनर वो नहीं बन सकता जिसमें अल्फा एच एटम नहीं है। तो इसमें अल्फा एच एटम क्या है? इसमें अल्फा एच एटम एब्सेंट है और इसमें अल्फा एच एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें अल्फा एच एटम प्रेजेंट है, तो ये डोनर नहीं बन सकता, ये केवल एक्सेप्टर ही रहेगा। चलो मैंने इस रिएक्शन को आप करना, इसका प्रोडक्ट बना के रखना, मैंने दे दिया आपको। एसीटोफिनोन और बेंज एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट भी दे दिया मैंने। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इस रिएक्शन को, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैं यही छोड़ रहा हूं और इस रिएक्शन को आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। थोड़ा सा ब्रेन चलाओ और इसका प्रोडक्ट बना के रखना, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।